हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड वेलकम टू पॉलिटी घटना चक्र सीरीज। तो होपफुली आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी होंगे वो बिल्कुल करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, राइट। तो पैटर्न यही है कि 10 क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में से जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है वो मार्क करेंगे। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बट स्टिल अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, व्हाट यू कैन डू इज कि आप कॉमेंट करके आप इस पे सवाल दोबारा पूछ सकते हैं हमसे, राइट। तो वी विल डेफिनेटली आंसर यू बैक। सो विदाउट एनी डिले सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कि कुमारकोम एंड बेपोर which were selected under the Swadesh Darshan 2.0 scheme are located in which state? A. Tamil Nadu, B. Kerala, C. Rajasthan, D. Haryana। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। कि केरला में स्थित ये दो जो सिटीज हैं उनको डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी बात की जा रही है अंडर द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। तो बेसिकली स्कीम के अंडर क्या है कि जितनी भी एरियाज हैं जिनको टूरिज्म पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट देखती है एंड मानती है कि इससे रेवेन्यू जनरेशन इन फ्यूचर हो सकती है, तो उन सभी की डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। सो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं, 34 अदर डेस्टिनेशंस हैं अपार्ट फ्रॉम दीज टू, जो कि 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा चुना गया है फॉर द स्वदेश दर्शन 2.0। सो एज अ रिजल्ट दीज टू प्लेसेस दैट इज कुमारकोम एंड कोट्टयम, ठीक है, इन कोट्टयम एंड बेपोर इन कोझिकोडे जो कि केरला में है, इनको सिलेक्ट किया गया है एज व्हाट, जो हमारे स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंडर किनकी डेवलपमेंट होगी। तब इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास इको सर्किट भी है, उसको भी डेवलपमेंट की बात की जाएगी, राइट। क्योंकि अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेसेस है ना वहाँ पे। अगर हम देखें इको सर्किट के हिसाब से हमारे पास क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी डेवलप किया जाएगा एंड एज अ रिजल्ट जो रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल सर्किट्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पर्पज से भी, वो टूरिज्म सेक्टर से भी जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, राइट। रूरल सर्किट जो है, वहाँ की जो रहन सहन है, हेरिटेज है, आजकल हम ये चीज देखते हैं कि टूरिज्म पर्सपेक्टिव के अलावा भी लोग वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस में वहां पर रहकर वहां के जो कल्चर है उसको जानना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो उसको भी टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इन सबको एज अ पार्ट ऑफ स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में इंक्लूड किया गया है एंड एज अ रिजल्ट उनको डेवलप भी किया जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि व्हिच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ न्यू सिस्टम टू मेजर एंड ग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस अंडर ABPMJ? A. नीति आयोग, B. NHA, C. NSO, D. IMA। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NHA। तो NHA क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है हमारे पास। तो अब क्या किया जाएगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको ग्रेड किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग, डिपेंडिंग ऑन द मेडिसिन दे आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट्स, की कैसी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ताकि जो पेशेंट्स हैं वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि कहाँ पे उनको मेडिकल सर्विसेज बेटर रेट पे एक बेटर तरीके से दी जा सके। सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल बी डन, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि ग्रेडिंग सिस्टम में एक तरह से उसको हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे स्ट्रीमलाइन करने वाली है कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी ग्रेडिंग होगी इसी बेसिस पे कि वो किस हिसाब से आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उनके जो रेट्स हैं उनके बेसिस पे, एंड अकॉर्डिंगली द पर्सन कैन विजिट द हॉस्पिटल एंड अकॉर्डिंगली जो वैल्यू बेस्ड केयर का सिस्टम है यहाँ पे उसे इस्टेब्लिश किए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which Indian state launched the caste-based census? A. Bihar, B. Assam, C. West Bengal, and D. Jharkhand। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिहार। कि बिहार में पहला फेज हुआ कास्ट बेस्ड सेंसस का, ठीक है, इन विच द नंबर ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स जो स्टेट के हैं उनको काउंट किया जाएगा कास्ट के बेसिस पे। तो जो कैबिनेट है उसने जून 2, 2022 में डिसाइड किया कि हम सेंसस करेंगे बिहार के अंदर ही, एंड दैट टू कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाएगा, हाउस होल्ड या हाउस टू हाउस जाकर स्टेट के अंदर, राइट। तो ये डेकेडल सेंसस है, इसको यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्लूड किया है। तो जो अब 10 साल बाद हमारे पास जो आता है, जितना भी सेंसस का डेटा आता है यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसके अंदर सारा का सारा डेटा ऑलरेडी यहाँ पे जो है मेंशन्ड होता है कि कितने स्केड्यूल कास्ट है, कितने स्केड्यूल ट्राइब्स है, कितने अदर बैकवर्ड क्लासेस है, एंड EWS का जो अब आगे से जो नया हमारा सिस्टम शुरू हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। सो बिहार इज द लेटेस्ट स्टेट जहां पे अब कास्ट बेस के बेसिस पे क्या हुआ है, सेंसस शुरू किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हिच इंस्टीट्यूशन अवार्ड्स Eat Right Station certification to railway stations? A. Railway Ministry, B. FSSAI, C. FCI, D. नीति आयोग।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज FSSAI। तो अब ये जो है बहुत ज़्यादा चर्चित विषय रहा है स्टार्टिंग से, राइट, कि जो हमारी ईट राइट स्टेशन वाली पॉलिसी है उसके बेसिस पे ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग्स के बेसिस पे जो खाना किस हिसाब से प्रोवाइड किया जा रहा है राइट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड ड्यूरिंग द टाइम, जो उस प्लेटफॉर्म पे जो जर्नी पे ट्रेन निकल रही हैं, राइट, कि कितना खाना न्यूट्रिशियस है, कि कितना खाना किस क्वालिटी का मिल रहा है, या ओवरऑल आप कह सकते हो कस्टमर सेटिस्फाइड कितना है विद द फूड क्वालिटी, उस चीज़ के बेसिस पे से जज किया जाता है। सो FSSAI के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, रेटिंग्स की जाती हैं ऑफ द वेरियस रेलवे स्टेशंस। तो वी हैव सीन के पहले 5 ऐसे रेलवे स्टेशन थे जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, राइट, इन स्टेशंस के नाम बहुत इंक्लूडेड थे। तो अब ईट राइट स्टेशन के अंडर जो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज FSSAI, तो उसको अब वो क्या करता है, ये इसे प्रोवाइड करता है, इस टाइटल को जो है प्रोवाइड करता है। तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार जो है रेटिंग दी है FSSAI ने रिसेंटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज What is the purpose of आमंत्रण पोर्टल which was recently launched? तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, राइट, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। A, ग्रीवेंस रिड्रेसल, B, इन्विटेशन मैनेजमेंट, C, इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, D, डोनेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन्विटेशन मैनेजमेंट। तो कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, राइट, तो वहाँ पे अगर आप किसी बड़ी हस्ती को, बीट कोई भी ऐसे मिनिस्टर हो या कोई भी ऐसा पोस्ट जिनके पास हो जो कि बहुत ही हाई लेवल पोस्ट जिनको माना जाता है, तो उनके लिए या उनको इन्वाइट भेजने के लिए पोर्टल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है कि वहाँ पर जाके आप इन्वाइट कर सकते हैं सो एंड सो पर्सनैलिटी को, एंड साथ ही साथ यहाँ पे अवेलेबिलिटी की जाएगी किस चीज़ के लिए, जैसे हमारे पास 26 जनवरी के लिए परेड के टिकट्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे भी एक तरह से गवर्नमेंट आपको आमंत्रण कर रही है। तो एक तरह से आप भी जब चाहते हैं कि किसी मिनिस्टर को इनवाइट करना, तो आप वहां पे भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये 2 वे प्रोसेस है, राइट। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको इन्विटेशन आ सकता है क्योंकि आप टिकट्स वहां पे परचेज कर सकते हैं। दैट द एग्जाम्पल आई गेव यू विद रिगार्ड्स टू 26 जनवरी की परेड, राइट। सो सिमिलर तरीके से 2 वे पोर्टल जो है उसे बना दिया गया है टू इन्वाइट, सेंड इन्वाइट एंड टू रिसीव इन्वाइट इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स जो कि गवर्नमेंट बेच रही है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which union ministry is organizing the Startup India Movement Innovation Week? A, Ministry of MSME, B, Ministry of Home Affairs, C, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, D, Ministry of Commerce and Industry. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अब स्टार्टअप की बात की जा रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है, इनोवेशन की बात की जा रही है। वैसा ही माहौल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैदा कर रही है या चाहती है एक मौका देना सभी को, क्या ताकि अब जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास अपने स्टार्टअप्स के लिए कुछ ना कुछ आप कह सकते हो प्लान्स हैं, कि उनको स्पॉन्सर करके एक नए तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन के सेक्टर में काम किया जा सके, राइट। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या किया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या कर रही है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 फ्रॉम जनवरी 10 टू जनवरी 16 ऑर्गेनाइज कर रही है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which country developed the Aadhaar-like platform for 9 countries called Modular Open Source Identity Platform (MOSIP)? A, China, B, India, C, Israel, D, USA. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। कि आधार के बाद इंडिया ने अब क्या किया है, 9 ऐसी कंट्रीज के जितने भी अब आप कह सकते हो टूरिस्ट इंडिया को विजिट करते हैं, या आप कह सकते हो कि जितने भी आइडेंटिफिकेशन के नाम पे कुछ एक यूनिक लेटर्स के फॉर्म में या यूनिक डिजिटल कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे एक आइडेंटिटी इन 9 कंट्रीज के सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वॉट एवर इसका बहुत सारा बेनिफिट भी हो सकता है कि फ्यूचर में अगर वो कंट्रीज के जो लोग हैं टूरिस्ट इंडिया को विजिट करें एंड इफ सम मिस हैपनिंग टेक्स प्लेस, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रिकॉग्नाइज करना या उनको ट्रैक करना फेयरली इजी हो जाएगा, राइट। एंड साथ ही साथ ऑथेंटिक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना आसान हो जाएगा कि दैट पर्सन पर्टिकुलरली बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि एक्चुअली में ये चीज़ वैलिड है भी या नहीं है। क्योंकि वी हैव सीन के सर्टन केसेस में कि पासपोर्ट्स भी कई बार जाली बन जाते हैं, बट सिमिलर तरीके से एक आप कह सकते हैं एडिशनल टॉपअप ये इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से लिया गया है, एंड स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर की तरफ से इंस्टीट्यूट जो है उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द 9 कंट्रीज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which union ministry launched the draft online gaming policy? A, Ministry of Electronics and Information Technology, B, Ministry of Science and Technology, C, Ministry of Home Affairs, D, Ministry of Information and Broadcasting. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी। तो अब ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था जब ई स्पोर्ट्स की बात हुई थी, राइट। तो अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी रूल्स को ड्राफ्ट करने की बात की जा रही है एंड साथ ही साथ स्ट्रिक्टली ये चीज़ मेंशन की जा रही है कि बैन लगाया जाए उन गेमिंग के ऊपर या उन गेम्स के ऊपर जो कि अब बेटिंग से रिलेटेड है या वेजरिंग से रिलेटेड है इन ऑनलाइन गेम्स। तो बेटिंग तो आप समझ गए होंगे, राइट, कि बेट कर रहे हैं आइदर यू विन और लूज। सिमिलर तरीके से वेजरिंग भी इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि जिसमें टिल द एंड प्रेडिक्टेबल ये चीज़ नहीं रहती है, कि जहाँ पे आपने इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है कि टिल द एंड यू आर नॉट श्योर कि एक्चुअली में आप उस पैसे से आपको सिक्योरिटी जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। सम काइंड ऑफ क्या आप कह सकते हैं बेटिंग से रिलेटेड ही होता है, राइट। तो रियल पर्पस क्या है कि अब साथ के साथ एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है इसको सेट डाउन किया जा सके कि जो ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग क्या कर सके, ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सके एंड साथ ही साथ रिड्रेस कर सके, और एक मैंडेटरी नो योर कस्टमर सर्विसेज जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, केवाईसी जो है कंपल्सरी कर दी गई है फॉर ऑनलाइन गेमिंग्स एंड साथ ही साथ रूल्स फॉर गेमर्स विल बी लेड डाउन एंड ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएट्स एज वेल। सो एज अ रिजल्ट अब ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर शिकंजा गवर्नमेंट का कसने वाला है। कुछ रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट होने वाले हैं विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इफ यू आर एन ऑनलाइन गेमर। एंड साथ ही साथ जो बेटिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं दे विल बी समहाउ यू कैन से कि वो कॉट, दे विल बी कॉट समवट, ठीक है, क्योंकि अब बेटिंग जो है वो नहीं कर सकते, राइट। सो एज अ रिजल्ट अब गवर्नमेंट की तरफ से ये स्ट्रिक्ट एक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which article of Indian Constitution deals with the right to freedom of speech and expression? Fairly simple question. A, Article 14, B, Article 16, C, Article 19, D, Article 22. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 19। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट कुछ रीसेंट जजमेंट्स दैट आई टोल्ड यू कि वो न्यूज़ में रहती है, राइट। तो कमेंट करके बताना कि रिसेंटली जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ कि रिसेंटली कौन सी ऐसी जजमेंट आई है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप कह सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनकी क्या जजमेंट आई है जिसके बेसिस पे ये चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया 4-1 मेजोरिटी के साथ कि जो स्टेटमेंट कोई भी मिनिस्टर देता है इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ले डाउन की है कि कोई भी ऐसा मिनिस्टर अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी स्टेटमेंट देता है, दैट स्टेटमेंट मे बी आइदर काइंड ऑफ स्टेटमेंट, तो हम ये नहीं मानकर चलेंगे कि वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट है। तो बेसिक आइडिया गवर्नमेंट को ये इस चीज़ से, इस लूप से बाहर निकालने का था कि वो उस मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेयर एज अगर उसी स्टेटमेंट का कोई भी ऐसा नतीजा निकलता है या वो हेट स्पीच की तरह काउंट किया जाता है, देन एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट है उसको घेराव में लिया जा सकता है। सो दिस वॉज द बेसिक मैटर या बेसिक जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी बाय 4:1 के मेजॉरिटी के साथ साथ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, which high court has directed the city government to ensure free food and medical treatment to HIV positive persons? A, Bombay High Court, B, Chennai High Court, C, Delhi High Court, D, Allahabad High Court. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एडवाइस किया है या डायरेक्ट किया है टू द लोकल गवर्नमेंट, टू द दिल्ली गवर्नमेंट, कि जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स हैं जो कि HIV से ग्रस्त हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन देयर सिचुएशन प्रोवाइड किया जाए। सो दिस वाज अ बेसिक आइडिया एंड साथ ही साथ राइट टू, यहाँ पे आप कह सकते हैं मेडिसिन भी स्टैब्लिश हो गया, राइट। सो एज अ रिजल्ट जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेगी इस लॉ के साथ जो कि ग्रीवेंसेज ऑफ अफेक्टेड पेशेंट्स के साथ रिलेटेड होगा ऑल एंड ऑल। सो डू कॉमेंट योर स्कोर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट दैट एज वेल एंड वीडियो अगर पसंद आई हो गिव अस अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।